हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं CS चानी और हम इस सीरीज में पढ़ रहे हैं क्लास 11th की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका हम चैप्टर 3 पढ़ रहे थे और हमारा फर्स्ट पार्ट कवर हो गया था। चैप्टर 3 का हमने लिबरलाइजेशन तक पढ़ लिया था। आज से हम स्टार्ट करेंगे प्राइवेटाइजेशन। तो नाम से जैसे समझ में आ रहा है, प्राइवेटाइजेशन मतलब कि प्राइवेट चीजों को प्राइवेट करना। मतलब कि जो एंटरप्राइजेस हैं या फिर जो कंपनीज हैं उनमें जो गवर्नमेंट होल्डिंग है उनको कम करना, या फिर गवर्नमेंट अलाउ कर रही है प्राइवेट सेक्टर्स को कि आप आइए और आप इस सेक्टर में बिजनेस करिए। ठीक है। इट इम्प्लाइज शेडिंग ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइज। मतलब कि जो गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइज है, जो गवर्नमेंट कंपनीज है, वो कम हो रही है, शेडिंग छटनी हो रही है उनकी। ये दो तरीके से हो सकती है। गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट कंपनी में दो तरीके से कन्वर्ट हो सकती है। पहली क्या कि जो ऑलरेडी सेटअप जो पब्लिक कंपनीज हैं, पब्लिक सेटअप कंपनीज हैं, उसमें से जो गवर्नमेंट है वो अपना होल्ड हटा रही है, अपना मतलब विड्रॉ कर रही है। फॉर एग्जाम्पल कि पहले 100% होल्डिंग गवर्नमेंट कंपनी की थी, अभी उसमें से 50% या 50% से कम गवर्नमेंट रख रही है और 50% जो बाकी का बचा हुआ है वो सेल आउट कर रही है, मतलब कि प्राइवेट एम्प्लॉयज को और प्राइवेट एंटिटीज को दे रही है। ठीक है। जैसे कि रेलवे स्टेशन का आपने सुना होगा, तो रेलवे स्टेशन का भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। अब जो गवर्नमेंट ओन्ड रेलवे स्टेशन थे वो अब प्राइवेट ओन्ड हो रहे हैं। आपने देखा होगा, जैसे कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल है भोपाल का रानी कमलापति जो स्टेशन है, वो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसका। ठीक है। दूसरा है कि आउटराइट सेल करना, मतलब पूरी कंपनी ही सेल कर देना। पहले में क्या है कि कुछ एक पार्ट सेल करना, और दूसरे में क्या है पूरी कंपनी ही चेंज कर देना। ठीक है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइज, जो कि एक पब्लिक कंपनी है, उसका प्राइवेटाइजेशन हो सकता है कि अगर आप कुछ एक पार्ट को सेल कर दे। एक इक्विटी का, जैसे आप लोग तो अकाउंट्स में पढ़ते होंगे, जब इक्विटी का एक पार्ट सेल कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। मतलब ये जो पहला पार्ट है हमारा, उसको बोलेंगे हम डिसइन्वेस्टमेंट। इसका पर्पस होता है सेल। द पर्पस ऑफ द सेल, इस सेल का पर्पस है कि गवर्नमेंट मेनली फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाना चाहती है और कुछ मॉडर्नाइजेशन करना चाहती है। जैसे कि रेलवे स्टेशन का जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। पहले आपने देखा होगा, आप लोग गए होंगे भोपाल रेलवे स्टेशन, जो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है, अब वो थोड़ा सा मॉडर्नाइज हो गया है। उसमें कैफेज वगैरह ओपन हो गए हैं, शॉप्स वगैरह ओपन हो गई हैं, तो एक तरीके से मतलब थोड़ा सा एक फैंसी तरीके से हो गया है और फाइनेंशियल डिसिप्लिन पे आ गया है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास उतनी मैन पावर नहीं रहती, इतनी स्पेशलिटी नहीं रहती किसी पर्टिकुलर सेक्टर को मेंटेन करने की। तो इस कारण से जो लोग इसमें एक्सपर्ट हैं, जो लोग इसको अच्छे से चला सकते हैं, बेटर है कि वो लोग मैनेज करें। It was also envisaged that the private capital and the managerial capacity वही है ना कि आप improve कर सकते हो। एक जो ऑलरेडी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, कोई कंपनी है, उसमें अगर अच्छे से मैनेजमेंट एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और अच्छे से टेक्निकल लोग आ जाएंगे जिनको टेक्निकल नॉलेज है, अगर वो गवर्न कर पाएंगे, तो हो सकता है कि फाइनेंशियल जो लॉस हो रहा है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए। इसको हम पढ़ते हैं अभी, अपन पहले आगे देखते हैं। जो द गवर्नमेंट एडवाइजरीज है, प्राइवेटाइजेशन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग इम्पेटस हो सकता है हमारे, मतलब अगर प्रॉफिटेबल होंगी चीजें तो बाहर की हम इन्वेस्टमेंट भी बाहर से अट्रैक्ट कर सकते हैं। FDIs भी अट्रैक्ट हो सकते हैं कि हाँ, अरे हाँ, कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस वाली कंपनी में कौन इन्वेस्ट करना चाहेगा। फॉरेनर्स की तो छोड़ दो, हम इंडियंस ही खुद इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे लॉस मेकिंग कंपनी में। अगर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होगी तो वो एक टेम्पटिंग होगी कि हाँ, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, चलो हम इन्वेस्ट करते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो बाहर के जो फॉरेनर्स हैं वो इंडिया में आके इन्वेस्ट करें, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो मेड एन अटेम्प्ट, मतलब गवर्नमेंट ने भी अटेम्प्ट किया था कि एक एफिशिएंसी हो, मतलब अच्छे से काम करे। एक कुछ मतलब एक ऑटोनॉमी दी थी डिसीजन को, मतलब कि आप ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग काम करिए, हमारा प्रेशर ज्यादा है तो आप अपने डिसीजन खुद लीजिए, ऐसा ऐसा करके। तो उस बेसिस पे गवर्नमेंट ने जो PSUs हैं, जो बहुत सारे PSUs हैं, उनको अलग अलग स्टेटस दिए हैं। जैसे कि महारत्न दिया है, नवरत्न दिया है, मिनी रत्न दिया है, जैसे जैसे कंपनीज होती हैं उसके अकॉर्डिंग। चलिए देखते हैं। ये है बॉक्स 3.1 में। वी मस्ट हैव रेड इन योर, आपने अपने चाइल्डहुड में पढ़ा होगा कि अबाउट द फेमस नवरत्न और 9 ज्वेलर्स, जो एक किंग विक्रमादित्य के उसमें थे। 9 रत्न जिनको बोलते हैं एमिनेंट पर्सन ऑफ एक्सीलेंस, मतलब कि एक कोई जैसे कि तानसेन है, और एक मैथमेटिशियन भी थे, ऐसा कुछ था। आई एम श्योर, जैसे जैसे मुझे थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा है, तो वो 9 रत्न थे उनके कोट के। 9 रत्न मतलब अलग अलग फील्ड में थे। टू इम्प्रूव दी एफिशिएंसीज, मतलब एक प्रोफेशनलिज्म हो, कॉम्पिटिटिवनेस हो, एक ग्लोबल एनवायरनमेंट को लिबरलाइज करने के लिए। ठीक है। तो द गवर्नमेंट आइडेंटिटी
पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज डिक्लेयर्स देम एज महारत्न, नवरत्न एंड मिनी रत्न, मतलब कि उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए, एक मोर प्रोफेशनलिज्म को इंट्रोड्यूस करने के लिए और एक लिबरलाइज्ड मैनर में करने के लिए कि हाँ मतलब आप लोगों को जैसा अच्छा लगे आप वैसा कंपनी चलाइए, हम उसमें कोई दखल नहीं देंगे। तो इसमें 3 स्टेटस है, महारत्न सबसे पहले होता है, फिर नवरत्न होता है, फिर मिनी रत्न होता है। दे वर गिवन ग्रेटर मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब हम जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे, तो एक आप जैसे चला चाहते हैं वैसे चला सकते हैं, आप जो डिसीजन लेना चाहते हैं, ठीक है। तो मतलब जैसे आपको अच्छा लगे, इससे दस इंक्रीज देयर प्रॉफिट, जैसे आपका जो प्रॉफिट है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ग्रेट ऑपरेशनल फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल ऑटोनॉमी हैज आल्सो बीन ग्रांटेड टू प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइज रिफर टू मिनी रत्न। मिनी रत्न को मतलब एक मैनेजरियल फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी थी कि आप पैसे का कैसे भी यूज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइजेस को सच एज मिनी रत्न। द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंड एंटरप्राइज आर डेजिग्नेटेड विद डिफरेंट स्टेटस, जैसे कि हमने एग्जाम्पल के देखा कि महारत्न है, कौन कौन सी महारत्न है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, स्टील अथॉरिटी है, नवरत्न में ये सब है, मिनी रत्न में ये सब है। आपको समझ में आया कि एक्चुअली में क्यों रत्न का दिया हुआ था, कि क्यों एक्चुअली में क्यों दिया है? इसलिए दिया है कि हमने प्राइवेटाइजेशन तो कर दिया, हमने ऑटोनॉमी तो कर दी, उसके अकॉर्डिंग आप कितने प्रॉफिटेबिलिटी है, मतलब जो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी वो महारत्न में जाएगी, जितनी बड़ी कंपनी होगी वो महारत्न में जाएगी, फिर उससे छोटी कंपनी नवरत्न में आएगी, फिर उससे छोटी मिनी रत्न में आएगी, ठीक है। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी, इन्फ्यूज प्रोफेशनलिज्म एंड एनेबल देम टू compete more efficiently in the liberalized manner, the government identifies PSE and declare them as महारत्न। मतलब जो हैवी इंडस्ट्रीज है, आप देखो कि जो हैवी इंडस्ट्री है, स्टील वगैरह है, जो बड़ी कंपनीज है वो महारत्न में है, फिर उससे छोटी जो है वो नवरत्न में है, फिर उसके बाद मिनी रत्न में है। मैनी ऑफ दीज, बहुत सारी इसमें से जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, जो प्रॉफिटेबल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज थी वो 1950 और 1960 के टाइम पर इनकॉर्पोरेट हुई थी, when self-reliance was an important element of public policy. They were set up with the intention of providing, मतलब कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, कंपनी को एक लोगों को एक डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देने के लिए और एक इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह प्रोवाइड करने के लिए, इस इंटेंशन से ये कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था, सो दैट द क्वालिटी एंड प्रोडक्ट रीचेस द मास एट द नॉमिनल कॉस्ट एंड द कंपनीज देमसेल्फ वर मेड अकाउंटेबल टू ऑल द स्टेक होल्डर्स। मतलब कि अच्छी प्रॉफिट, अच्छी क्वालिटी वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो लोगों तक जाएं, अच्छी सर्विस मिले लोगों को। 1950 और 1960 में ये वाली कंपनी जो थी वो ओरिजिनली इनकॉर्पोरेट हुई थी, ओरिजिनली मतलब कि स्टार्टिंग से ये प्रॉफिटेबल थी। द ग्रांटिंग ऑफ स्टेटस रिजल्टिंग इन द बेटर परफॉर्मेंस ऑफ दीज कंपनीज, ठीक है, जो अभी मैंने ऊपर बताया कि स्टेटस कैसे होता है कि जो जितनी अच्छी बड़ी कंपनी है, जितने अच्छा परफॉर्म करेगी उस हिसाब से कंपनी को स्टेटस दिया जाएगा। स्कॉलर्स एग्रीज दैट इंस्टेड ऑफ फैसिलिटेटिंग पब्लिक एंटरप्राइज इन देयर एक्सपेंशन एनेबलिंग देम to become global players, the government partially privatized them through disinvestment। मतलब कि बहुत सारे स्कॉलर्स ने और इकोनॉमिस्ट ने सजेस्ट किया कि अगर कोई कंपनी प्रॉफिटेबल है और वो अच्छा कर रही है तो उसको इंक्रीज एक्सपेंड करने की बजाय बेटर है कि आप उसको प्राइवेटाइज कर दो, ठीक है। प्राइवेटाइज करने के क्या बेनिफिट्स होंगे, उसको एक मैनेजरियल अच्छा मिल जाएगा, एफिशिएंट लोग चलाने वाले मिल जाएंगे, और आपने देखा होगा कि पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा एक सीरियसनेस रहती है। आप अगर बैंक सेक्टर में देख लें तो वो ज्यादा, मतलब जैसे HDFC है तो आप जाएंगे, यस सर हाउ मे आई हेल्प यू, ऐसा करके वैसा करके, थोड़ा प्रोफेशनलिज्म ज्यादा रहता है प्राइवेट सेक्टर में कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर। नो ऑफेंस टू पब्लिक सेक्टर, बट अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप कहीं ना कहीं देख लेंगे, अगर नहीं देखा है तो नेक्स्ट टाइम पर अगर जाइएगा तो आप जरूर नोटिस करिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ऑफरेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर टू रिटेन देम इन द पब्लिक सेक्टर एनेबलिंग देम टू एक्सपेंड देमसेल्फ इन द ग्लोबल मार्केट एंड रेज रिसोर्स बाय देमसेल्फ फ्रॉम फाइनेंशियल मार्केट। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कुछ स्कॉलर्स ने बोला कि आप इनको प्राइवेट कर दीजिए, पर गवर्नमेंट ने लास्ट डिसाइड किया कि नहीं, हम इनको खुद ही रखेंगे। ये वाली जो इंपॉर्टेंट कंपनी है जैसे स्टील है, सेल है, ये गवर्नमेंट के पास ही है, और ये सब हिंदुस्तान और एरोनॉटिक्स है और MTNL है, ये सब अभी गवर्नमेंट के पास ही है। तो उन्होंने अभी डिसाइड किया है कि हम इसको अपने पास ही रखेंगे, और हम अगर फाइनेंशियल की जरूरत होगी, फाइनेंस की जरूरत होगी तो मार्केट से बोरो कर लेंगे, ठीक है। पर कुछ स्कॉलर्स का ये भी कहना था कि आप इनको प्राइवेटाइज करिए, पर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि नहीं, हम इनको खुद रखेंगे। तो ये प्राइवेटाइज मतलब आगे समझ में आपका।
ग्लोबलाइजेशन मतलब ये है कि हमारी घर की इकोनॉमी को बाहर की इकोनॉमी से इंटीग्रेट करना। ग्लोबलाइजेशन इज जनरली अंडरस्टूड टू इंटीग्रेट एक घर की इकोनॉमी मतलब की कंट्री इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी इन दिस अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है ये। अब समझते हैं आगे क्या बोल रहा है। इट इज एन आउटकम ऑफ वेरियस सेट्स पॉलिसीज दैट आर एमिंग टू ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड टुवर्ड्स ग्रेटर इंटरडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन। मतलब कि वही है डिपेंडेंस, वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में याद है कि किसी भी वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में अगर कुछ हो रहा होगा तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे को पड़ेगा, हमारे से डायरेक्ट इम्पैक्ट बाहर जाएगा, जैसे रशिया और यूक्रेन वाला हमने एग्जाम्पल लिया था। मतलब कि इसमें एक क्रिएशन ऑफ नेटवर्क होता है, एक एक्टिविटीज होती है, इकोनॉमिक सोशल जोग्राफिकल बाउंड्रीज को मतलब पार करके, बाउंड्रीज को पार करके एक एक्टिविटी होती है ना। ग्लोबलाइजेशन अटेम्प्ट टू एस्टेब्लिश लिंक, मतलब एक लिंक होती है, कुछ भी हो रहा होता है, माइल्स अवे भी हो रहा होता है तो उससे हम इफेक्ट होते हैं। ग्लोबलाइजेशन का एक और है आउटसोर्सिंग, मतलब कि आप कुछ चीजें आउटसोर्स करवाते हो। जैसे इंडिया में बहुत चीजें आउटसोर्स होने को आती हैं जो लेबर फील्ड की होती हैं। उसका रीजन ये है कि इंडिया में लेबर जो है वो बहुत सस्ती है, मतलब कि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत ज्यादा है, जो काम करने वाली लेबर है वो बहुत ज्यादा है। तो और यूरोप वगैरह में ये काम करने वाली लेबर बहुत महंगी है, तो जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है जिसको अपना पार्ट्स बनाने होते हैं कोई भी प्रोडक्ट के, तो वो इंडिया में आके मतलब इंडिया से सर्विस आउटसोर्स करते हैं क्योंकि लेबर चीप रहती है। आउटसोर्सिंग क्या रहता है कि ग्लोबलाइजेशन का ही है। तो ये क्यों हुआ इंडिया में, वो लोग क्यों आई बनाने के लिए, मतलब आउटसोर्स करने के, ग्लोबलाइजेशन के कारण से। बिकॉज वी हैव ओपन अवर गेट्स फॉर कंपनीज टू कम एंड एस्टैब्लिश देयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। आउटसोर्सिंग में क्या होता है, कंपनी एक रेगुलर सर्विस आउटसोर्स करती है एक्सटर्नल सोर्स से, मतलब अदर कंट्रीज से, ठीक है। और फ्रॉम विद इन द कंट्री, मतलब आउटसोर्स मतलब होता है कि आप किसी तीसरी पार्टी से आउटसोर्स करवाते हो। जैसे कि मेरी कंपनी है, मैंने जैसे ये रिमोट का एग्जांपल ले लेते हैं, तो जैसे ये रिमोट के बटन है, ये रिमोट में पूरा बनाती हूँ, पर ये जो रिमोट के बटन है इनके लिए मैंने आउटसोर्स सर्विस से मैं हेल्प ले रही हूँ। मतलब ये जो बटन है ये बाहर से बन के आएंगे, थर्ड पार्टी से बन के आएंगे, वो थर्ड पार्टी मेरी कंपनी से रिलेटेड नहीं है, मेरी कंपनी रिमोट बना रही है, पर ये जो बटन है वो मैं आउटसोर्स करती हूँ, मैं किसी थर्ड पार्टी को कॉन्टेक्ट देती हूँ कि आप आइए और ये बटन मतलब बना के दीजिए मुझे। थर्ड पार्टी वो विद इन इंडिया भी हो सकती है और आउटसाइड इंडिया भी हो सकती है। आई होप ये वाला एग्जाम्पल बहुत क्लियर होगा, आप लोगों को आगे समझ में आ गया होगा, ठीक है। विद इन इंडिया भी हो सकता है और आउटसाइड भी हो सकता है। एज फार एज इकोनॉमिक एक्टिविटी की जैसे कंसर्न है, मतलब एक बिकॉज द ग्रोथ ऑफ फास्टर मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो गया है, आईटीज वगैरह आ गई हैं, तो हम इजिली एक दूसरे से कनेक्ट वगैरह कर पाते हैं, है ना। ये जो सर्विस होती है उसको बीपीओ भी बोलते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। जैसे कि कॉल सेंटर्स वगैरह की हम किसी थर्ड पार्टी से हेल्प लेते हैं, बुक कीपिंग की हेल्प लेते हैं, जैसे अकाउंटेंसी वगैरह, इन सब की ये सब हेल्प लेते हैं, तो ये आउटसोर्स होती है बाय कंपनीज इन डेवलप कंट्रीज टू इंडिया विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जैसे कि आजकल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, टेली कम्युनिकेशन वाली टेक्नोलॉजी चल गई है, उसे एक रियल टाइम में ट्रांसमिट हो जाता है काम की। हाँ, जैसे अगर कोई बाहर, मेरा फ्रेंड अगर कोई यूरोप में बैठा है, उसको कुछ काम करवाना है मेरे से, तो वो फोन लगाकर हाल मेरे से बोल देगा। अगर ये सब क्यों पॉसिबल हो रहा है, टेली कम्युनिकेशन के कारण से पॉसिबल हो रहा है, टेक्स्ट के कारण से पॉसिबल हो रहा है। अगर टेली कम्युनिकेशन नहीं होता तो वो पता चला कब वो मुझे चिट्ठी भेजता, फिर वो मैं उसको रिप्लाई करती, फिर मैं लिखती, फिर मैं वापस मेरा रिप्लाई जाता, है ना। तो बहुत सारी जो एमएनसीज होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं और स्मॉल कंपनीज भी होती हैं, वो अपनी सर्विस आउटसोर्स करवाती हैं, जहां पर उनको एक, जैसे अभी मैंने आपको बताया, जहां पे एक चीप लेबर मिल जाती है तो वो आउटसोर्स करवाती हैं। जो इंडिया है वो एक डेस्टिनेशन है मतलब आउटसोर्सिंग के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ मैन पावर जो होती है वो अवेलेबल है और लो रेट्स पर अवेलेबल हो जाती है। WTO, वर्ल्ड सोर्स ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, पार्टिसिपेट करती हैं इसमें बहुत सारी कंट्रीज। ये फाउंड हुई थी 1995 को एज सक्सेसर ऑफ GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ एंड ट्रेड। टैरिफ एंड ट्रेड था पहले, पर उसके बाद जो है WTO में कन्वर्ट हो गया। मतलब जो GATT है वो 1948 में हुआ था, उसके बाद WTO आ गया 1995 में। करते दोनों एक ही काम है। GATT में 23 कंट्रीज थे, और ये जो ट्रेड होती है, मतलब जो कंट्रीज आपस में ट्रेड करती हैं,
उनको एडमिनिस्टर करती है, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है सारी कंट्रीज को। मतलब कि ऐसा तो नहीं कि कंपनी कोई कंट्री जो है वो अपनी मनमानी कर रही है ट्रेड के लिए, मतलब कोई फॉल्स प्रैक्टिस कर रही है। अगर किसी को किसी और कंट्री की उससे प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पर कंप्लेन कर सकती है कि ये कंट्री ऐसा कर रही है ना। जैसे मुझे प्रॉब्लम है पाकिस्तान को लेके, जैसे पाकिस्तान पाकिस्तान छोड़ो, चलो मुझे प्रॉब्लम है अमेरिका से कि अमेरिका जो है वो जो मैं एक्सपोर्ट करती हूँ उस पर टैरिफ लगा दिया है उसने, इम्पोर्ट पे मेरे माल को रिजेक्ट कर देता है और ऐसा वैसा करके। मुझे इंटरनेशनल ट्रेड में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मैं WTA में कंप्लेन कर सकती हूँ, ठीक है। मतलब ये कोई आर्बिट्ररी रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते कोई कि आपने कुछ तो भी लगा लिया, आप अपनी मनमर्जी से ही चल रहे हो। तो ये जो है ये इसको रोकती है। WTO इज एक्सपेक्ट टू एस्टेब्लिश एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग रिजीम होती है ना, इन विच नेशंस कैन नॉट प्लेस आर्बिट्ररी, मतलब खुद से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती। इन एडिशन इसका पर्पस है इज टू एनलार्ज, मतलब एक जो नेशंस है उनकी ट्रेड एंड सर्विसेज आपस में बढ़े और एक रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, ठीक है। जो WTO एग्रीमेंट है वो गुड्स भी कवर करता है, सर्विसेज भी कवर करता है, एक बायलेटरल भी एक एग्रीमेंट होते हैं, मल्टीलेटरल एग्रीमेंट होते हैं, दो कंट्रीज के बीच में होते हैं, बहुत सारी कंट्रीज के बीच में होते हैं। जैसे कि टैरिफ बैरियर्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स को रिमूव करना, बताती हूँ क्या होता है टैरिफ बैरियर्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स को रिमूव करना। कि आप मतलब अगर कोई टैरिफ बैरियर आपने हटा दिया है तो वो माल जो है वो इजिली जा आ सकता है, ठीक है, एक्सेस टू ऑल द मेंबर्स कंट्री। टैरिफ बैरियर क्या होता है कि जैसे अगर मान लो मैं कुछ मैं बाहर से यूरोप से कुछ इंपोर्ट कर रही हूँ, ये रिमोट की इंपोर्ट कर रही हूँ, तो उसमें टैरिफ बैरियर्स क्या लगेंगे कि इस रिमोट की इंपोर्ट पे मैं लगा दूं 20% GST, मतलब 20% ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी लगा दूं, तो ये हो गया टैरिफ बैरियर। मतलब कि पैसे में अगर मैं एक बैरियर, मतलब कि एक रेस्ट्रिक्शन लगाती हूँ इसके इंपोर्ट पे पैसों में, जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में तोल सकते हैं, वो हो गया टैरिफ बैरियर। मतलब कि अगर ये रिमोट आएगा तो उस पर 20% इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, तो ये हो गया टैरिफ बैरियर। नॉन टैरिफ बैरियर क्या होता है कि मैं इस पे कोई ड्यूटी नहीं लगाऊंगी, ये रिमोट आ सकता है इसमें कोई ड्यूटी नहीं लगाऊंगी, पर इस जो ये जो रिमोट है इसकी प्लास्टिक मेरे कंट्री की प्लास्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उससे मैच करनी चाहिए। इसका जो ग्लास है उसका स्टैंडर्ड होना चाहिए, इसका इसमें हाई क्वालिटी वाला ग्लास होना चाहिए, इसके जो बटन्स हैं इनका कलर नहीं निकलना चाहिए, ये वाला जो रिमोट है ये यहाँ से इतना गैप नहीं होना चाहिए, ये इतने पावर का होना चाहिए। मतलब आप अदर देन मॉनेटरी टर्म्स अगर कुछ बैरियर लगाते हो किसी की मतलब इंपोर्ट पे, तो वो होगा नॉन टैरिफ बैरियर्स। मतलब कि जैसे अगर मान लीजिए फूड प्रोडक्ट्स की बात करें तो फूड प्रोडक्ट्स में टैरिफ बैरियर्स क्या हो गया, अगर मैं 20% इंपोर्ट ड्यूटी लगाती हूँ तो वो टैरिफ बैरियर हो गया। नॉन टैरिफ बैरियर क्या हो गया फूड प्रोडक्ट्स में, जैसे अगर मान लो दूध का इंपोर्ट हुआ कि दूध आपका ऐसा होना चाहिए, इस वाली गाय का होना चाहिए, आपको है ना इतने प्रोटोकॉल्स फॉलो होने चाहिए, गाय वैक्सीनेटेड होनी चाहिए, मतलब ईच मतलब कुछ तो भी बैरियर्स लगाना, तो वो नॉन टैरिफ बैरियर्स, ठीक है। अब क्या है इम्पोर्टेंट मेंबर, एज एन इम्पोर्टेंट हम एक इम्पोर्टेंट मेंबर है और इंडिया हैज बीन इन फोर फ्रंट ऑफ फ्रेमिंग, मतलब हम जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो डिसाइड होते हैं वो हम आगे आते हैं, उन पे हमारे से पूछा जाता है। डेवलपिंग कंट्री हम बहुत आगे हैं। हमने ही अपने कुछ कमिटमेंट रखे थे कुछ लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड के लिए जो WTA में थे, मतलब ऑन बाय रिमूविंग द क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्ट एंड रिड्यूस टैरिफ रेट्स वगैरह, ठीक है, ये सब थे। अब ग्रोथ ऑफ GDP में क्या है, एग्रीकल्चर है, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसमें क्या है, इंडिया हैज केप्ट इट्स कमिटमेंट टुवर्ड्स लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड मेड बाय WTO by removing quantitative restrictions on import and reducing tariff rates। मतलब कि जो इंडिया ने कमिटमेंट किया था, जब आपको याद है लिबरलाइजेशन के टाइम पे 1991 के टाइम पे जब वर्ल्ड बैंक से जब हमने उधार लिया था, तब हमने बोला था कि हाँ हम लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन कर देंगे। तो जब हमने वहां पे कमिटमेंट किया था कि हम लिबरलाइजेशन में हम जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस है, मतलब कि हम 100 रिमोट से ज्यादा इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो वो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए हमने कि 100 नहीं, आप हम कितने भी चाहें इंपोर्ट हम कर सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। और 20% की जगह हमने वो हटा दिया कि ठीक है अब इजिली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होने दो, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स होने दो, ठीक है, ये हमने लगा दिया, लिबरलाइजेशन का था, तो वो कमिटमेंट हमने पूरा किया है। उसके बाद क्या है, ग्रोथ ऑफ GDP सेक्टर एंड मेजर क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, वही नहीं सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर का है।
सबसे ज्यादा 14-15 में सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर है। स्टार्टिंग से ही अगर आप देखोगे तो सर्विस सेक्टर का ही है। पर एग्रीकल्चर जो है वो एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट करती है सबसे ज्यादा, ये ध्यान रखना। जीडीपी में सर्विस सेक्टर हेल्प करती है, कंट्रीब्यूट करती है, पर एम्प्लॉयमेंट में एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट ज्यादा करती है। ठीक है, चलिए अब ये है सम स्कॉलर्स क्वेश्चन क्या करते हैं कि द यूजफुलनेस ऑफ इंडिया बीट द बिकम मेंबर ऑफ WTO एज अ मेजर वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड अकर among the developed countries. So they also say that while developed countries file complaints over agriculture subsidies given in their countries, developing countries feel cheated as they are forced to open their market for developed countries but are not allowed to access their market ऑफ डेवलप कंट्रीज। व्हाट डू यू थिंक? मतलब कि कुछ स्कॉलर बोलते हैं कि एक इंडिया जो है वो मेंबर है WTO की, एक मेजर वॉल्यूम जो है इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब एक डेवलप कंट्रीज में एक मेजर वॉल्यूम है वो मतलब कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक ट्रेड का मेजर वॉल्यूम हैपनिंग हो रही है, एक मेजर वॉल्यूम हो रहा है ट्रेड का। वो ये भी बोलते हैं कि मतलब जो डेवलप कंट्रीज है उन्होंने फाइल किया है हमारे अगेंस्ट कि हम कुछ एग्रीकल्चर सब्सिडी ज्यादा दे रहे हैं और ऐसा कुछ करके है, पर डेवलपिंग कंट्रीज चीटेड फील करती हैं कि आपने मतलब कि हम आपकी लोकल जो मार्केट है उसमें आपने हमको एक्सेस नहीं दिया है, और ऐसा ऐसा करके मतलब ये है, मतलब इसका कहने का मतलब ये है, उसको छोड़ो आप, मैं बताती हूँ कि डेवलप कंट्रीज क्या चाहती है ना। हम इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, अमेरिका हुई, कनाडा हुई, जापान हुई, ये सब डेवलप्ड कंट्री है। तो वो क्या चाहती हैं, बीइंग अ डेवलप कंट्री वो थोड़ा सा डोमिनेट करना चाहती हैं। तो उसमें क्या है कि मतलब जैसे कि आप चाहो तो हमको डेवलपिंग कंट्रीज की मार्केट का पूरा एक्सेस चाहिए, हम चाहे जितना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम चाहे जितना अपने यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंडिया को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, पर वो हम उनका इम्पोर्ट नहीं कर सकते। मतलब ये कुछ तरीके की वो थोड़ा सा वो होता है ना कि अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश करती हैं। तो क्या ये सही है? मतलब बस उतना ही बोल रहा है उसमें। अब इंडिया इकोनॉमिक ड्यूरिंग रिफॉर्म्स की क्या थी, एक असेसमेंट है, चलिए पढ़ते हैं इसको क्या बोल रहा है। द रिफॉर्म प्रोसेस वाज कंप्लीटेड 3 decades सिंस इज इंट्रोडक्शन, लेट अस नाउ परफॉर्मेंस कैसी थी इंडिया की, ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड कैसी परफॉर्मेंस थी। इकोनॉमिक्स में जो ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक जो होती है, इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही है वो जीडीपी से मेजर करते हैं, ठीक है। जो 3.1 की आप टेबल देखोगे, जो जीडीपी है वो इंक्रीज होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, ठीक है। सबसे अच्छी जो थी वो 712 में थी, मतलब ये इंक्रीज ही हो रही है, एक तरीके से डिक्रीज नहीं हो रही, इंक्रीज ही हो रही है। जीडीपी अगर ग्रो कर रही है तो एक अच्छा इकोनॉमिक सिग्नल होता है। 1991 के पास इंडिया ने एक रैपिड ग्रोथ इन जीडीपी ऑन कंटिन्यूस बेसिस, लगातार 20 सालों से एक फेस करी है। जो जीडीपी थी इससे यहाँ तक इम्प्रूव हो गई है। 1980 में से 1991 तक 5.6 थी, जो कि बढ़ गई 8.2 हो गई है, ठीक है। ये सब आप जो डेटा है वो आप देख लेना। ड्यूरिंग द रिफॉर्म पीरियड जो ग्रोथ है एग्रीकल्चर का वो डिक्लाइन हुआ है, इंडस्ट्रियल सेक्टर फ्लक्चुएशन हो रहा है, पर जो ग्रोथ है सर्विस सेक्टर की वो बढ़ी हुई है। अब ये इंडिकेट करता है कि वही अपन ने जो कल डिस्कस किया था, अगर सर्विस सेक्टर जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है तो ये एक अच्छी साइन है, ठीक है। ड्यूरिंग द और एग्रीकल्चर अगर ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में तो ये अच्छी साइन नहीं है, ये पुअर नेशंस की साइन है। अगर एग्रीकल्चर ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, अगर सर्विस सेक्टर ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो अच्छा साइन है। 2012 से 15 में मतलब एक सेटबैक हुआ था इन 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 द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स विटनेस पोस्ट 1991, मतलब 2012 से 15 के बीच में। क्यों? क्योंकि पर जबकि एग्रीकल्चर ने एक हाई सेट ऑफ ग्रोथ, मतलब एक हाई रेट ग्रोथ की हाई रेट रिकॉर्ड करी थी 13-14 के बीच में। फिर उसके बाद ये वाला सेक्टर थोड़े से बाद में कुछ सालों में नेगेटिव हो गया था, और सर्विस सेक्टर ने कंटिन्यूस ग्रोथ विटनेस करी थी ओवरऑल। फिर ये इतना ग्रोथ 9.8% हो गया था। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो उसने एक स्टीप डिक्लाइन विटनेस करी थी 12-13 में, बट सब्सिक्वेंट ईयर्स में आगे के कुछ सालों में वो पॉजिटिव ग्रोथ मिल गई थी। द ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी हैज लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन दी एफडीआई, मतलब कि आपने अपनी इकोनॉमी ओपन कर दी है तो बाहर से इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी आपका बेटर हो रहा है। जो फॉरेनर इन्वेस्टमेंट होता है वो एफडीआई होता है और एफआईआई होता है, ठीक है। ये क्या होता है अपन बाद में समझेंगे, इतना डिटेल में आपके अगर बुक में है तो पढ़ना, नहीं तो अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है। मतलब एक तरीके से आप ये टर्म काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट समझ लो कि एफडीआई और एफआईआई होता है, ठीक है।
ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट होते हैं, ये इंक्रीज हुआ था सो एंड सो, इससे ठीक है, इंक्रीज हुआ था, रिजर्व भी इंक्रीज हो गया था हमारा। और जो इंडिया है इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर इन द वर्ल्ड, हमारे पास सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। 1991 से इंडिया एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन गया है ऑटो पार्ट्स का, फार्मास्यूटिकल गुड्स का और टेक्सटाइल का, ठीक है। राइजिंग प्राइजेस हैज आल्सो बीन केप्ट अंडर कंट्रोल, प्राइजेस भी उतने नहीं बढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है, ऑन द अदर हैंड जो रिफॉर्म प्रोसेस है वो वाइडली क्रिटिसाइज्ड हुआ है फॉर नॉट बीइंग एड्रेस ऑफ सम इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जैसे कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म हुआ तो है, पर जो बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं मेनली उसको एड्रेस करने में सक्सेसफुल नहीं रहा है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की, इसकी उसकी। अब वो तो डेवलपमेंट प्रोसेस में कहीं ना कहीं आपको 100% तो आप कभी भी अचीव नहीं कर सकते, ठीक है, कुछ ना कुछ तो मेजर कुछ ड्रॉबैक्स रहते हैं। अब ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या है, जीडीपी ग्रोथ जो है वो इंक्रीज हो रही है समय के साथ। स्कॉलर्स ने पॉइंट आउट किया है कि वो एक सक्सेसफुल मतलब एक सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट नहीं हो रही है। हमारी इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है, जीडीपी तो ग्रो कर रही है, पर एक जो सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है वो अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है इंडिया में। तो आप नेक्स्ट चैप्टर में लिंक करोगे एम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ कैसे कैसे लिंक होता है, वो नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। रिफॉर्म है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में क्या रिफॉर्म थे, रिफॉर्म हैज नॉट बीन एबल टू बेनिफिट एग्रीकल्चर। ये जो रिफॉर्म्स हुए थे 1991 के बाद, वो एग्रीकल्चर को ज्यादा बेनिफिट नहीं किया उन्होंने, और जो उसका एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट था वो डिक्लाइनिंग होता गया, डिप्लीटिंग होता गया। 1991 से जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट था एग्रीकल्चर में, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जैसे मतलब कि एग्रीकल्चर में इरिगेशन में, रिसर्च और एक्सटेंशन में, और पावर, रोड वगैरह, इन सब चीजों में वो गिरता ही गया 1991 के बाद से। फर्दर एक पार्शियल रिमूव, एक जो पहले फर्टिलाइजर सब्सिडी जो देती थी गवर्नमेंट, वो भी रिमूव कर दिया है ना, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई और जिससे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ, क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं है। गवर्नमेंट पहले सब्सिडी दे रही थी फर्टिलाइजर के लिए, इसलिए वो फर्टिलाइजर डाल रहे थे, वो फर्टिलाइजर उतना नहीं डाल पा रहे, तो प्रोडक्टिविटी में अंतर आया, प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, ठीक है। अब ये सेक्टर ये भी एक्सपीरियंस कर रहा है, पॉलिसी चेंज का भी एक्सपीरियंस कर रहा है, रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज, मतलब इंपोर्ट ड्यूटी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में कम हो गई है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो बाहर से आ रहे थे वो सस्ते हो रहे हैं, है ना। एक मतलब एक क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस भी हटा दिया है, तो इन लोगों को बाहर के उससे कंपटीशन करना पड़ रहा है, इन लोगों के प्रोडक्ट्स महंगे पड़ते हैं, हमारे घर के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं वो महंगे पड़ रहे हैं बाहर के उसमें, तो हम लोग तो बाहर वाले ही खरीदेंगे, जो हमको सस्ता मिलेगा वो हम खरीदेंगे। तभी तो कहते हैं ना कि इंडिया, मेड इन इंडिया का, जो इंडिया में बना है आप वो खरीदो, इंडियन को सपोर्ट करो, जो इंडिया में बना है आप वो खरीदो, ऐसा कुछ करके। तो ये इंडियन फार्मर्स को एक नेगेटिवली इम्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम इंटरनेशनली कंपटीशन बढ़ रहा है, इंटरनेशनली चीजें सस्ती होकर इंडिया में आ रही हैं, क्यों, क्योंकि इंडिया ने एक तो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन हटा दिया है और टैरिफ भी हटा दिया है जो ऊपर हमने पढ़ा था, क्यों। फिर उसके बाद क्या है, मोर ओवर बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, मतलब कि इन एग्रीकल्चर में क्या है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, मतलब कि आपको एक्सपोर्ट करना है। 1980 के बाद से क्या हुआ, एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करो, जैसे बाहर से करेंसी आएगी तो फॉरेन एक रिजर्व जो है वो स्टेब्लिश रहेगा। फिर उसके बाद ये जो पॉइंट्स है ना वो आप लिख लिया करो, ये आपके आंसर राइटिंग में, आंसर मेकिंग में बहुत हेल्प करेंगे। जो मैं छोटे छोटे बीच बीच में पॉइंट्स बताती हूँ ना, ये छोटे छोटे आप अपने डायरी में लिख लिया करो, तो ये बहुत हेल्प करेंगे। अब उसके बाद से क्या है कि बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी, मतलब कि आपकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी है, तो एक शिफ्ट हुआ है, मतलब डोमेस्टिक मार्केट में एक शिफ्ट हुआ है प्रोडक्शन में, कि आपको एक्सपोर्ट ज्यादा करना है, आपको कैश क्रॉप ज्यादा, जैसे आपको याद है ब्रिटिशर्स के टाइम पे वो लोग बोलते थे कैश क्रॉप प्रोड्यूस करो, कैश क्रॉप प्रोड्यूस करो, उसके अच्छे पैसे मिलते हैं, उसके अच्छे पैसे मिलते हैं, इस कारण से फार्मर्स का भी कैश क्रॉप में अच्छे पैसे मिलते हैं, तो वो उनका एक फूड ग्रेन की उससे दिमाग हटके कैश क्रॉप पर आ गया है, क्योंकि प्रेशर होता है प्राइस पे, दिस पुट प्रेशर ऑन प्राइस ऑन फूड ग्रेन, मतलब फूड ग्रेन अब कोई ज्यादा प्रोड्यूस ही नहीं करना चाहता, क्योंकि उसमें जब कैश क्रॉप में आपको प्राइसेस अच्छे मिल रहे हैं तो फूड ग्रेन क्यों कोई करेगा, वो बिक रही है 1000 रुपए किलो के जो कैश क्रॉप है, और आपके जो गेहूं और राइस है वो बिक रहे हैं 10 रुपए किलो, तो कौन ही फूड ग्रेन पे दिमाग लगाएगा। तो उसके प्राइस पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है प्राइस पे, क्योंकि उपज कम हो रही है, कम कम जो किसान है वो है ना प्रोड्यूस कर रहे हैं। रिफॉर्म क्या था इंडस्ट्री में भी जो रिफॉर्म था स्लो डाउन हो गया था, क्यों, क्योंकि डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वीक हो गई थी, क्यों, क्योंकि बाहर से चीपर इम्पोर्ट चीजें आ रही थी, जैसे चाइना से इम्पोर्ट चीजें आ रही थी,
और हमारा एक इन्वेस्टमेंट भी नहीं था इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब आप ये देखो कि मोर और लेस जो पॉइंट्स हैं इनको नोट डाउन करके रख लो, बगल में स्क्रिबल कर लो, लिख लो, तो आपको जब आप रिवाइज करोगे ना तो आपको हेल्प मिलेगी। एग्रीकल्चर में भी यही था कि प्रोडक्शन उतना इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं दिया था, पैसे उतने नहीं इन्वेस्ट हुए थे, और एक चीप इम्पोर्ट हो रहा था बाहर से, और जो पॉलिसी ये बैरियर्स थे, ट्रेड बैरियर्स थे, क्वांटिटी बैरियर्स थे, वो हटा दिए थे। ठीक है, ये क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज आर कंपेल टू ओपन अप इकोनॉमीज, मतलब हमको कंपेल किया क्योंकि हमको अपना देश चलाना है, एक फ्री फ्लो, जैसे इंडिया को कंपेल हुआ इंडिया, तो एक फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम डेवलप कंट्रीज। ठीक है, तो ये जो हमारी इंडस्ट्रियल, जो एक्चुअली में जो इंडिया की इंडस्ट्री है वो वनरेबल हो गई, मतलब कंपटीशन बढ़ गया उसका, चीप इंपोर्ट आया तो उसने डोमेस्टिक जो हमारे घर के गुड्स थे उसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर थे वो कंपटीशन फेस करने लगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी थी जैसे कि पावर सप्लाई वगैरह वो इनएडिक्वेट होने लगी क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था उस पर। ग्लोबलाइजेशन मतलब एक कंडीशन है कि जिसमें फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है फॉरेन कंट्री से, पर वो एडवर्सली इफेक्ट, मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा था हमारी लोकल इंडस्ट्री को और हमारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को। जब इंडस्ट्री नहीं है, जब माल ही नहीं बिक रहा है, तो इंडस्ट्री एक्सपेंड कैसे होगी, है ना। मैं लेबर तो तब रखूंगी ना, मैं एम्प्लॉय, मैं अपनी बिजनेस तब बढ़ाऊंगी ना जब मेरी जो प्रोडक्ट होगी वो मार्केट में चलेगी। जब मेरी प्रोडक्ट ही मार्केट में नहीं चल रही तो मैं अपना बिजनेस बढ़ा के क्या करूंगी, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पे भी अंतर पड़ रहा है। मोर ओवर एक जो डेवलपिंग कंट्री है इंडिया, उसको एक मतलब डेवलप कंट्री का मार्केट स्टिल मतलब नहीं है। मैंने बताया ना कि वो हमारे मार्केट में एक्सेस कर रहे हैं, पर हमको उनकी मार्केट का एक्सेस करने का राइट नहीं है क्योंकि उन्होंने हाई नॉन टैरिफ बैरियर लगा दिए हैं। ठीक है, जो अभी मैंने आपको समझाया कि टेक्सटाइल आपको इतनी उसकी होनी चाहिए और इतना इतना क्वालिटी का होना चाहिए। यूएस ने अभी तक इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शन नहीं हटाए हैं हमारे से, और हम हमसे हटवा लिए और खुद ने नहीं हटाए हैं। डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, एवरी ईयर एक गवर्नमेंट एक फिक्स्ड टास्क रखती है कि मुझे इस वाली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को डिसइन्वेस्ट करना है, अभी इस वाले को करना है। 1982 में एक टारगेट था कि हमको 2500 करोड़ जो है वो रियलाइज करने हैं, उससे पैसा रियलाइज होगा तो हम कहीं और पे लगाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये सब हुआ, फिर 17-18 में 1 लाख करोड़ का हुआ, अचीवमेंट इतना हुआ। क्रिटिक्स ने ये पॉइंट आउट किया है कि जो एसेट है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की वो अंडर वैल्यूएड है और सोल्ड होती है प्राइवेट सेक्टर को, मतलब कि एक सब्सटेंशियल लॉस होता है गवर्नमेंट को अगर वो सेल करती है अपनी पब्लिक एसेट्स, और जो प्रोसीड्स होती हैं डिसइन्वेस्टमेंट की वो एक यूज होती है कि आपको आपको अपने मतलब जैसे रेवेन्यू आपका कम पड़ रहा है तो उसके लिए आप यूज कर रहे हो डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसा आ रहा है। ठीक है, यूज टू ऑफसेट द शॉर्टेज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू रेदर देन यूजिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ पीएसयूज, मतलब कि जो पैसा आ रहा है डिसइन्वेस्टमेंट से, जो पैसा आ रहा है वो आप अपने लिए यूज कर रहे हो, जबकि वो वाला पैसा आपको डेवलपमेंट में लगाना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी सेल कर रही है वो बेस्ट वे है क्या उसको उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने का? बताइए आप, आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट की जो ये जो एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू वाली कहानी है कि एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है, रेवेन्यू कम हो रहा है, और जो पैसा आ रहा है गवर्नमेंट अपने लिए यूज कर रही है, अपने लिए यूज कर रही है इससे मतलब कि वो जो उनको रेवेन्यू की कमी पड़ रही है, अगर अपने अपन से नहीं लेती तो वो गवर्नमेंट बोरो करेगी, है ना, तो अपने लिए यूज कर रही है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं लगा रही है। रिफॉर्म एंड फिजिकल पॉलिसीज क्या है, इकोनॉमिक रिफॉर्म है, प्लेस अ लिमिट। जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है उसने एक जो पब्लिक एक्सपेंडिचर ग्रो हो रहा है उस पर एक लिमिट लगा दी है, स्पेशली सोशल सेक्टर में। क्यों? क्योंकि जो टैक्स रिडक्शन है इन द रिफॉर्म पीरियड एम्ड एट yielding large revenue and curb tax evasion has not resulted in increase in the tax revenue of the government। मतलब कि मेजर एम क्या होता है कि आपको अपना रेवेन्यू यील्ड, मतलब कि जो आपकी कमाई का जरिया है उसको बढ़ाना है, टैक्स इवेजन जो टैक्स चोरी कर रहे हैं उसको कम करना है, अपने टैक्स की जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट को उसको बढ़ाना है। यही आपका टैक्स पॉलिसी का जो टैक्स पॉलिसी है उसका एम है आपका, है ना। ऑल्सो जो रिफॉर्म है, पॉलिसीज हैं इन्वॉल्विंग टैरिफ रिडक्शंस, जो आपने टैक्स कम किए हैं, स्कर्टेल द स्कोप ऑफ रेजिंग रेवेन्यू थ्रू कस्टम ड्यूटी। पहले आप जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कस्टम ड्यूटी किस पे लगती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगती है, उससे आप वो भी आपने कम कर दी है, तो वो भी एक आपका रेवेन्यू का सोर्स कम हो गया है। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आप टैक्स इंसेंटिव देते हो फॉरेन इन्वेस्टर्स को, उससे भी कम हो गया है। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट, ये जो कुछ पॉलिसीज है ना वो आपकी मतलब
एक नेगेटिव इम्पैक्ट कर रही हैं। कौन कौन सी कर रही हैं कि आपने जो टैक्स वाला जो क्राइटेरिया है वो आपने कम कर दिया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला कम कर दिया है, फॉरेनर्स वाला कम कर दिया है। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या है, ये जो प्रोसेस है ग्लोबलाइजेशन का थ्रू लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, उसने कुछ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव रिजल्ट दिए हैं इंडिया को और अदर कंट्री को। कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक पॉलिसी मतलब एक अपॉर्चुनिटी है कि हम बाहर की मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं, एक नई टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी है कि हम एक लार्ज इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में। ठीक है, तो वो एक जो कि इम्पोर्टेंट प्लेयर होता है, टू बिकम इम्पोर्टेंट प्लेयर, हम ऐसे एक इम्पोर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं इंटरनेशनली। फिर उसके बाद क्या है, ऑन द कॉन्ट्रेरी उसके अपोजिट साइड क्रिटिक्स जो है वो आर्ग्यू करते हैं, कंक्लूजन पैराग्राफ है, और ऑन द अदर साइड जो क्रिटिक्स हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए गवर्नमेंट के लिए कि अपनी एक्सपेंड करे वो अपनी मार्केट इन अदर कंट्रीज। उनके अकॉर्डिंग it has compromised the welfare and identity of people belonging to poor countries. It has further pointed out that the market-driven globalization has widened the economic disparity between among nations and people. मतलब कि आपने जैसे कि अगर ग्लोबलाइजेशन में है तो ग्लोबलाइजेशन में क्या है, बाहर का माल आ सकता है, तो कभी कभी होता है कि बाहर का माल आ तो रहा है, कभी कभी वो महंगा होता है, तो जिसके पास पैसा है वो बाहर का माल खरीद लेगा, अच्छा ब्रांडेड जो फॉरेन ब्रांडेड के कपड़े पहन लेगा, जिसके पास नहीं है वो लोकल पहनेगा। तो एक डिस्पैरिटी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी क्रिएट होती है, एक अमीर गरीब वाली फीलिंग क्रिएट होती है, बिटवीन नेशंस भी होती है और बिटवीन पीपल भी होगी। बट इंडिया के कंटेक्स्ट से कुछ स्टडीज जो हैं वो वो बताती हैं कि द क्राइसिस दैट erupt in the early 1990 was basically an outcome of the deep-rooted inequality in Indian society and the economic reform policy initiated as a response to the crisis by the government, with externally advised policy package further एग्रीवेटेड दी इनइक्वालिटी। मतलब कि इसमें कुछ ये बोल रहे हैं कि जब जो 1990 से पहले वाली जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आई थी उसके कारण से ही इंडिया ने एक जो इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी करी थी एज अ रिस्पॉन्स टू दैट क्राइसिस, वो विथ एक्सटर्नली एडवाइस पॉलिसी फर्दर एग्रीवेट द इनइक्वालिटी, उसने इनइक्वालिटी को कम करने की जगह और बढ़ा दिया है। मतलब कि जो 1990 से पहले जो इनइक्वालिटी थी इंडिया में, जो प्रॉब्लम थी, वो इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है। फर्दर इट हैज आल्सो इंक्रीज द इनकम एंड क्वालिटी ऑफ कंजम्पशन ऑफ ओनली हाई इनकम ग्रुप एंड ग्रोथ हैज कंसंट्रेटेड ओनली इन सिलेक्टेड एरियाज। ठीक है, इन द सर्विस सेक्टर, जैसे कि उसमें है कि मतलब जो रीच कर पा रहा है, जो जैसे जो फैसिलिटीज को के पास जो पहुंच पा रहा है वो एक एलाइट बनता जा रहा है, एलीट क्लास में जाता जा रहा है। पूरे लोगों को एक कॉमन और एक पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड बेनिफिट नहीं मिला है, कुछ कुछ सेक्शंस को ही बेनिफिट मिला है इसका। ठीक है, जैसे कि सबको सर्विस सेक्टर को मिला है, सिलेक्टेड एरिया, सर्विस सेक्टर में भी सिलेक्टेड एरिया को मिला है, जैसे कि टेली कम्युनिकेशन है, फाइनेंस वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह। ठीक है, और ये जो एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री वगैरह है, जहाँ पे मतलब रहने वाली जो इंडस्ट्री है जिसमें मिलियनों पीपल रह रहे हैं, उसमें नहीं मिला है उन लोगों को, एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है। तो ठीक है, फिर उसके बाद हमने ऊपर कुछ छोड़ा, यहाँ से हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। ये ट्रेजिडी वाला है, ये अभी हम पढ़ लेंगे। आई थिंक हमने बॉक्स वाले तो सब कवर कर ही दिए हैं, ये हमने बॉक्स वाले तो सब कवर कर ही दिए हैं। ग्लोबल फुटप्रिंट, हाँ हम पढ़ते हैं, ये वाला ग्लोबल फुटप्रिंट रह गया है, राइट, ये नवरत्न वाला हमने पढ़ लिया, ग्लोबल फुटप्रिंट रह गया है। चलिए इसको पढ़ते हैं। Owing to globalization, you might find out many Indian companies expanded their wings to other countries। मतलब कि बहुत सारी इंडियन कंपनीज ने अपने पंख फैलाए हैं दूसरी कंट्रीज में। फॉर एग्जाम्पल ONGC विदेशी एक सब्सिडरी है इंडियन कंपनी की, है ना, ऑयल एंड नेचुरल गैस जो है, वो 16 कंट्रीज में प्रोडक्शन हो रहा है, उसका एक्सप्लोरेशन हो रहा है। टाटा स्टील जो एक प्राइवेट कंपनी स्टैब्लिश हुई थी 1907 में, वो टॉप 10 ग्लोबल स्टील कंपनी में आ रही है। ठीक है, HCL वगैरह ये सब है। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज जो है, जो स्टार्टिंग में मतलब ग्लोबल ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या बेनिफिट है वो बता रहे हैं वो। जैसे कि डॉक्टर रेड्डी जो लेबोरेटरी है वो एक स्मॉल फार्मास्यूटिकल से स्टार्ट हुई थी, वो बिग इंडियन कंपनी बन गई है। रिसर्च सेंटर्स वगैरह भी उसके बहुत सारे ओपन हो गए हैं। ग्लोबल फुटप्रिंट्स नाइस, ये आप उसका एक दो चीजें जो कंपनी के नाम है वो एक दो एग्जाम्पल देख लेना। फिर उसके बाद ये है सिरिसिला
ट्रेजिडी। इसमें क्या है, पावर सेक्टर रिफॉर्म हुआ था इन मैनी कंट्रीज स्टेट्स में, लेट डू अवे विद द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सब्सिडाइज रेट्स एंड स्टीप rise in power tariff. This has affected worker engaged in the small industry. Power loom textile industry in Andhra Pradesh is an example. Since the wages of power loom workers are linked to the production of cloth, पावर कट मीन्स कट इन द वेजेस, मतलब कि पावर सेक्टर में मतलब पावर कट हुआ था, सब्सिडाइज रेट पर जो मिल रहा था वो अब नहीं हुआ था, तो पावर महंगा हो गया था, तो उतना पावर नहीं आ पा रहा था, जिससे जो लोग वहां पे काम कर रहे थे उनकी वेजेस पे भी इफेक्ट पड़ा था, ठीक है, जो ऑलरेडी सफर कर रहे थे। फिर उसके बाद फ्यू ईयर एगो, से कुछ साल पहले, दिस लेड टू अ क्राइसिस इन द लाइवलीहुड ऑफ द वीकर, मतलब एक स्ट्रेटेजी है, ओके, ट्रेजेडी है एक, ठीक है। तो इसके साथ हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो खत्म होता है। ये रिकैप है, ये आप एक बार उसको रीड कर लेना, कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, और जो भी प्रॉब्लम है वो आप अपने कमेंट सेक्शन में डालिएगा, आई विल रिप्लाई। चलिए मिलते हैं फोर्थ चैप्टर में अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक पढ़िएगा, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, बाय।